हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। जो आज हम लेके आए हैं जीके जीएस का दूसरा लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, द ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन 1970 इज रिलेटेड टू, यानी ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में लॉन्च किया गया था वो कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, यानी कौन से प्रोग्राम से। वीट प्रोडक्शन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन डेवलपमेंट। तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? वाइट रेवोल्यूशन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय डॉक्टर वर्गीस, यानी डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन के ज़रिए ये लॉन्च किया गया था 1970 में। इसमें बताता है इंडिया जो है उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था मिल्क का। मिल्क प्रोडक्शन को ही वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, यानी कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन या फिर फ्रेंच। आयरिश यानी आयरलैंड हो गया, कनाडा या फिर फ्रेंच, कौन से देश से लिया गया है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तीसरा नंबर है, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर, यानी साइमन कमीशन जो है कब लागू हुआ था, कौन से साल में इसको अपॉइंट किया गया था। साइमन ABCD में से कौन सा सही जवाब होगा आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1927 में लागू हुआ था। ये किस लिए लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था उसको रिव्यू करने के लिए लागू किया गया था 1970 में सर साइमन के जरिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ये आर्टिकल 31 में है, आर्टिकल 31 में है। इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है 44वें अमेंडमेंट के तहत। 44वें अमेंडमेंट के तहत 1978 में, कब? 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। बाकी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, हु रोट द बुक इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखा था, यानी इंडिका इसी से नाम पड़ा है इंडिया का। ये बुक किसने लिखा था? मेगास्थनीज, फाहिन, ह्यूएन सांग या अल-बिरूनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मेगास्थनीज। किसने लिखा था? ये मेगास्थनीज ने। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर। और किसके कोर्ट में लिखा था? चंद्र मौर्य के कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में लिखा था मेगास्थनीज इंडिका बुक। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का छठा नंबर सवाल है, विच रिवर फॉर्म्स द ग्रैंड कैनियन इन यूएसए। यूएसए में जो ग्रैंड कैनियन नाम से जगह है वो उसके बीच से कौन सा नदी गुजरती है? मिसिसिपी, कोलोराडो, मिसूरी या अमेज़न। यानी ग्रैंड कैनियन जो जगह है, जो एकदम ज़मीन का वो क्रस्ट जो है ऊपर उठा हुआ है, जैसा लगता है कि पहाड़ जैसा, उसके बीच से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कोलोराडो नदी जो है ग्रैंड कैनियन के बीच से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का सातवां नंबर सवाल है, द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, यानी मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो है इसको कब लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919, 1909, 1935, 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1919 में इसको लागू किया गया था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके तहत डायरची रूल
लागू किया गया था उसके तहत। ठीक है, चलते हैं 8वें नंबर पे। द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन, ऑयल सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन। का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए यानी फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। यानी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन करना, उसी को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट? ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कौन से तहत, कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया था? तो 40 यानी 42वां अमेंडमेंट, 44वां, 52वां या फिर 61वां? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1976 में। 1976 में इसको लागू किया गया था। आर्टिकल ए, ठीक है, आर्टिकल 51 ए के तहत इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का 10 नंबर का सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल, भारत आज़ाद होने के बाद का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल होगा, द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिम्बिसार। बिम्बिसार के समय मगध का कैपिटल महाजनपद था। मगध महाजनपद का कैपिटल कहाँ था? इसका सही जवाब आप लोग वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा कमेंट करेंगे इसका सही जवाब। तो कैपिटल कौन सा था? कैपिटल ऑफ मगध क्या था? तो इसका कैपिटल था ये राजगीर। कैपिटल ऑफ मगध कहाँ था? राजगीर। किसने बनाया थे? ये बिम्बिसार ने इसको कैपिटल बनाया था। फिर बाद में आजाद शत्रु ने इसको पाटलिपुत्र बना दिया, जो बाद में जाके पटना बना था। कैपिटल ऑफ मगध जो बाद में जाके बिहार बना। ठीक है दोस्तों, चलते अगले सवाल पे। तो आज का 12 नंबर का सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पाला डायनेस्टी का फाउंडर है गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, महिपाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गोपाला। 8वीं सेंचुरी में इन्होंने पाला डायनेस्टी बनाया था। ठीक है दोस्तों, 8वीं सेंचुरी में बंगाल में जो डायनेस्टी बनाया था गोपाला ने, पाला डायनेस्टी 8वीं सेंचुरी सीई में, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? गोपाला, धर्मपाला, महिपाला, देवपाला। सेम ऑप्शन है, लेकिन जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी धर्मपाला ने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि बुद्धिस्टों के लिए लर्निंग का एक सेंटर था, यानी वहीं पे बुद्धिस्ट लोग सीखते थे अपना ज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है 14 नंबर में, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे 1757 के टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, शुजा-उद-दौला। इसका सही जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे नवाब थे बंगाल के। और ये बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में लड़ा था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। आज का अगला नंबर सवाल है 15 नंबर। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करेंगे। लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि जमींदारों को एक फिक्स्ड रेवेन्यू सेट करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। कब लगाया गया था?
1973 में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बंगाल रेजिडेंस? बंगाल रेजिडेंस के फाउंडर कौन थे? बंगाल रेजिडेंस के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी राजा राम मोहन रॉय इसके सही जवाब होगा। 1972 से 1833 तक, 1972 से 1772 से 1833 तक ये जिंदा थे। कौन? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्राह्मण समाज का भी निर्माण किया था। ब्राह्मण समाज का 1828 में इन्होंने बनाया था ब्राह्मण समाज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल है 17 नंबर में, द संथाल रेबेलियन टुक प्लेस। संथाल रेबेलियन जो है हुआ था 1855 से 56 के बीच में, कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा प्रेसिडेंसी में हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बंगाल प्रेसिडेंसी। संथाल रेबेलियन जो थे किसके खिलाफ लड़ रहे थे? संथालों के खिलाफ, जो लैंडलॉर्ड और जमींदार जो है मनमानी कर रहे थे जमीन के खिलाफ। तो संथालों ने बागी बन के इनके खिलाफ लड़ाई लड़े थे। Who among the following was not associated with Bengal's Young Bengal movement? तो यंग बंगाल मूवमेंट में कौन जो है उसके खिलाफ एसोसिएट नहीं थे? तो यंग बंगाल मूवमेंट में जो कौन एसोसिएट नहीं थे? इसका 18 नंबर का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है यंग बंगाल मूवमेंट में शामिल नहीं थे। बाकी लोग हेनरी लुइस, विवियन डेराजो, ये सब शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आप अगला सवाल है, बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मेड ए सेपरेट प्रोविंस। तो कब बना था बिहार? ठीक है, बिहार जो है कब बना था सेपरेट होके? जैसे इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बी, सी में से कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1911 में। 1905 में इसको फरमान आया था और 1911 में बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो गया था। फिर उड़ीसा बाद में बिहार से अलग हो गया 1936 में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर में है, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार पॉपुलरली नॉन एज शेरे बिहार। तो शेरे बिहार जो कहा जाता है कौन से फ्रीडम फाइटर को? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या डॉक्टर श्री कृष्णा? किसको कहा जाता था शेरे बिहार? तो ऑप्शन सही जवाब होगा इसका डी यानी डॉक्टर श्री कृष्णा को शेरे बिहार कहा जाता था, जो कि पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्णा भी थे। ठीक है, उन्हें ही बिहार के शेरे बिहार कहा जाता था। तो ऑप्शन सी डी हुआ इसका। चलते हैं अगले सवाल पे। 21 नंबर है, द कैपिटल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में बंगाल का कैपिटल कौन सा था? ढाका, कलकत्ता, गौर या फिर मुर्शिदाबाद? इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद ये किसने बनाया था? मुर्शिदाबाद बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद बनाया था बंगाल का कैपिटल। कब? 1717 में बंगाल का कैपिटल बनाया था मुगल के पीरियड के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। 22 नंबर आज का सवाल है, जयप्रकाश नारायण लॉन्च द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट इन विच ईयर। तो जयप्रकाश नारायण जो है टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट कब लाए थे? 1965, 1971, 1974, 1977? इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1974 में। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ और जो मनमानी कर रहे थे जमीन के खिलाफ इमरजेंसी में लाया था 1975 से 1970 के बीच में टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, द फेमस बोध गया इन बिहार एसोसिएटेड विद। यानी बोध गया जो फेमस जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? किस चीज़ के लिए फेमस है वो? आप लोग कमेंट करेंगे। द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा या फिर डेथ ऑफ बुद्धा? किस चीज़ के लिए ये फेमस है? तो ये फेमस है बोध गया जो है एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी यानी एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा के लिए फेमस है, जहाँ पे गौतम बुद्धा जो थे वहाँ पे अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी एक बोध ट्री के अंदर। कौन से ट्री के अंदर? बोधि ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। 24 नंबर क्या है?
द बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 वॉज एन्यूल्ड, यानी 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो लागू कब से हुआ था, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1911 में इससे लागू हुआ था और 22 मार्च को बिहार उससे अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार उससे अलग हो गया था बंगाल से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। विच बंगाली नोवेल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन नोवेल रिटन इन इंग्लिश, जो कि कौन से बंगाली नोवेल जो था वो इसको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया था। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन आप लोग कमेंट करेंगे ABCD में से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी राजमोहन वाइफ। ये जो नॉवेल था इसको पहली बार इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, रिटन इन इंग्लिश, यानी इसको लिखा गया था इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द रिवर कोसी इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार, कोसी नदी जो है बिहार का सोरो यानी सोग माना जाता है। ओरिजिनेट्स, तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, यानी कहाँ से निकलता है, नेपाल, हिमालय, तिब्बत, भूटान, सिक्किम, हिमालयास। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नेपाल हिमालय से ये ओरिजिनेट होता है, यानी वहीं से निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल क्या होगा, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है, काराकोरम, कल्पाकम, तारापुर, कायगा या नरोरा। तो सबसे पहला एटॉमिक प्लांट कहाँ पे बना था, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तारापुर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। 1969 में सबसे पहला एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट भी यही बना था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यही बना था, 1969 में बना था, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था कोणार्क सन टेम्पल, मौर्य, चोलाज, ईस्टर्न गंगा, पल्लवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ईस्टर्न गंगा जो कि उड़ीसा में है, किसके द्वारा बनाया गया था, किंग नरसिम्हा के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में, 13वीं सेंचुरी के में। तो कौन से डायनेस्टी में थे वो, ईस्टर्न गंगा, किंग नरसिम्हा उसके राजा थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड, कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से दिन वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे, 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 10 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 16 सितंबर में ओजोन डे मनाया जाता है। कौन सा डे, ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज राज्यसभा मेंबर। तो राज्यसभा मेंबर में बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कौन सा मिनिमम एज चाहिए, तो कौन सा मिनिमम एज चाहिए आप लोग इसको कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ABCD में से सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी 30 ईयर्स। कितना होगा, 30 ईयर्स मिनिमम एज कितना है, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यही रहा कौन से आर्टिकल के तहत, 84, यानी 84B के तहत इसको बनाया गया है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहा, आज का 30 सवाल खत्म हो गए। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह लाते रहेंगे अच्छे क्वेश्चंस। तो आप लोग बने रहें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।